आई एम ऑल्सो गुड. ऑल गुड. ऑडियो वीडियो क्लियर है? या आई एम टोटली फाइन. कैसे हो आप लोग? ऑल गुड. ऑल गुड एवरीवन. गोरा हो जाऊं? वीडियो डार्क दिख रही है. 1 मिनट प्लीज. बाकी के सब लोग आ गए? ठीक है. कल का समझ में आया क्या? लॉजिक डिवीजन का अभी ठीक है. सब लोग आ गए हैं तो वी कैन स्टार्ट इट. आई होप ये रियल लाइफ में भी होता. कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेरीज की. क्वेरीज की प्रैक्टिस जो होगी वो कल होगा. ठीक है. आज जो है वो हम लोग यूनियन, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस, इसके ऊपर फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेरीज करेंगे. ठीक है. इफ यू आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट. ठीक है एवरीवन. इफ यू आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट. हाँ प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट, हाँ प्रैक्टिस शीट देता हूँ यार. मैं ना, मेरी इतनी क्लासेस चल रही, मैं क्या बताऊँ. अगर गुस्सा नहीं होगे तो संडे तक दे दूं क्या? ठीक है चलो. ओके लेट्स स्टार्ट इट. चलो. ठीक है एवरीवन. अभी चैट डिसेबल करता हूँ एंड विल स्टार्ट इट. देखो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा, ठीक है, बेसिकली यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस. यूनियन भी इजी है, इंटरसेक्शन भी इजी है. हालांकि हम लोगों ने सेट डिफरेंस थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन सेट डिफरेंस पे हमने उतने क्वेश्चंस नहीं किए थे. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इनके ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर बाद में बात करेंगे हम लोग. ठीक है. यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस भी बहुत ही तगड़ी चीज है, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं. और ये क्वेरीज जो है वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बेसिकली यहाँ से रिलेट करता है. ठीक है. अब कल जैसा मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, डिवीजन रूल पढ़ाया था, तो डिवीजन में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मेरे पास में डिवीजन करना होगा, फॉर एग्जांपल ये ए बी है, ये एक टेबल है आर का, और अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं ये टेबल एस के साथ में, मतलब एक रिलेशन टेबल है आर विच इज नथिंग बट विच कंटेन्स ए बी, एंड अनदर टेबल विच कंटेन्स विच इज नथिंग बट बी. ठीक है. तो ये चीज बी बी कट जाएगा एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ये थोड़ा सा रिवीजन कल का करवा रहा हूँ. ठीक है. सो द आंसर वी विल बी गेटिंग इज बेसिकली दिस पार्ट. और ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है ऑल एंड यू शुड हैव द रिलेशनशिप. और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देख लिया था कि ऐसे कितने बच्चे होंगे, उन बच्चों की एसआईडी रिट्रीव करो जो सारे सब्जेक्ट में पास हुए हैं. उन बच्चों, या तो कंडीशनल के साथ में आप थोड़ा रिलेशनशिप यूज कर सकते हो कि उन एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय आईडीज रिट्रीव करो जो सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से, या उन एम्प्लॉयज आईडीज के एम्प्लॉयज आईडीज रिट्रीव करो जो डेटाबेस वाले या डीबी के सारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं. तो ऑल के साथ में अगर रिलेशनशिप आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन यूज करते हैं. ये थोड़ा सा रिवीजन कल का करवा रहा हूं. अब यहां पर अगर आप चीज देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां से आर से ए निकाला था टोटल कैलकुलेट करने के लिए, और बी निकाला था एस के साथ में. ठीक है. मतलब पहले टोटल हमने क्या निकाला था? टोटल हमने ये आर था और यहां से बी निकाला था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था. क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में हमें ए बी मिलेगा यहां से, ये टोटल पॉसिबिलिटीज, और उसके बाद में ये माइनस किया था टोटल आर के साथ में, और फिर वापस हमने इसमें से ए निकाल लिया था और फिर हमने आर में से माइनस कर दिया था. सो बेसिकली दिस इज अ कॉमन पैटर्न. ठीक है. ये हमारा कॉमन पैटर्न था. कल मैंने आप लोगों को एनरोलमेंट वाला एंड कोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट बताया था. ठीक है. दिस इज बेसिकली, ये कॉमन पैटर्न है जो कि बेसिकली सब में अप्लाई होता है, पूरे डिवीजन वाले रूल में अगर आप देखोगे तो. ठीक है. एंड इजिली वी कैन ट्राई टू टेल अबाउट इट. अब यहां पर जब आप देखोगे, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने सेट डिफरेंस यूज किया, तो ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेट डिफरेंस पढ़ा है, लेकिन उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेरीज नहीं की है. तो बेसिकली कहा जाए तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपका क्या करता है? डिवीजन ऑपरेटर आपका, ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर आपका जो है वो बेसिकली ऑल टाइप की क्वेरीज को निकालता है, और ऑल टाइप की क्वेरीज में हमारा आंसर ये आ रहा था, और एट द एंड हमने यही चीज निकाली थी. तो जो मेन कॉन्सेप्ट था
मेन कॉन्सेप्ट यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में फिर जो लोग सम ऑफ द कोर्सेज में एनरोल थे उनको माइनस करने के बाद में ये रिट्रीव किया और टोटल में से माइनस कर दिया, देन वी आर गेटिंग दैट थिंग। मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये चीज हमने ऑलरेडी कल पढ़ी थी। तो आप लोगों को यही पैटर्न मिलेगा, मतलब जब भी डिवीजन का ये पैटर्न आएगा क्या करना है आप लोगों को, अगर ए बी और बी है तो बी भी कट जाएगा और आंसर में ए आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले यहां से ए निकाल लिया और यहां से बी निकाल लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। जब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में फिर माइनस किया ये वाला जो भी लोग इन्वॉल्व थे, और फिर टोटल में से आपको ये आ जाएगा, फिर वापस टोटल में से माइनस कर देना। इसका एग्जांपल जो था वो हमने कल ऑलरेडी जो है वो डिफाइन किया था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी थी, ठीक है। दिस इज द कॉमन पैटर्न। तो डिवीजन का बेसिकली अगर कोई बोला जाए कि डिवीजन का आप मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट और सेट डिफरेंस के साथ में लिख के दे सकते हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट और सेट डिफरेंस के साथ में आप ये पूरा उसको लिख के दे देना जो भी कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है। मैंने कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो मैंने बोला था मैं अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और वो बहुत ईजी था, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिवीजन का एक्सप्लेन किया था। सेम उसी तरीके से मैं आज आपको बाकी की चीजों का भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज की जो क्वेरीज है वो सेट ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेट ऑपरेटर में हमारे पास में, ठीक है, सेट ऑपरेटर के ऊपर है। सेट ऑपरेटर में हमारे पास में जो है वो बेसिकली यूनियन, सेट डिफरेंस और इंटरसेक्शन आते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर द बेसिक ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब अगर यूनियन और डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, बेसिक ऑपरेटर है। दिस ऑल आर बेसिक ऑपरेटर, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली जब भी रिलेशनल अलजेब्रा बन रहा था तो रिलेशनल अलजेब्रा बनने के टाइम पे जो जो ऑपरेटर बने हुए थे, ठीक है, उनको हम बेसिक ऑपरेटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो है ये बेसिक ऑपरेटर है, ये जो है ये भी बेसिक ऑपरेटर है, और ये है ये भी बेसिक ऑपरेटर है। नेचुरल जॉइन जो है वो बेसिक ऑपरेटर नहीं है, क्यों? क्योंकि नेचुरल जॉइन हम लोग कहां से डिराइव करते हैं, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब जो बेसिक जो फंडामेंटल है कि इसके ऊपर फिर हम लोग नेचुरल जॉइन जो है वो डिराइव करते हैं। तो नेचुरल जॉइन जो हो गया वो डिराइव ऑपरेटर हो गया, ये वाले जो है ये बेसिक ऑपरेटर हो गया। वैसे ही हमारे पास में अगर देखोगे तो जो बेसिक ऑपरेटर होगा वो यूनियन और सेट डिफरेंस जो है वो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज अ डिराइव्ड ऑपरेटर। इंटरसेक्शन इज बेसिकली द डिराइव्ड ऑपरेटर। इंटरसेक्शन डिराइव्ड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आप जो है वो यूनियन और सेट डिफरेंस ये दो चीजों का यूज करके आप जो है वो इंटरसेक्शन डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन लेटर, अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं, या बेसिक में पहले आप लोगों को, ठीक है, बता देता हूं। पहले यूनियन तो सब लोगों को पता है, सेट डिफरेंस भी सब लोगों को पता है, इंटरसेक्शन भी सब पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इंटरसेक्शन को डिराइव्ड ऑपरेटर क्यों कहते हैं वो भी चीज मैं आप लोगों को यहां पर जो है एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बट ये चीज एक्सप्लेन करने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। सो लेट्स एवरीवन प्लीज ट्राई टू फोकस हियर कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, कि मेरा पॉइंट क्या है। मेरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम लोग, अच्छा ये पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया कि हमको आज सेट ऑपरेटर पढ़ना है। उसमें से 3 ऑपरेटर हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 ऑपरेटर हैं जिसको यूनियन और सेट डिफरेंस कहते हैं, अपर पार्ट बता रहा हूं मैं। अपर पार्ट में जो ऊपर की चीज मैंने बताई उसमें मैंने बताई डिराइव्ड ऑपरेटर और बेसिक ऑपरेटर। तो ये दोनों जो है वो बेसिक ऑपरेटर हैं और इंटरसेक्शन जो है वो डिराइव्ड ऑपरेटर है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन को मैं यूनियन और सेट डिफरेंस या फिर सेट डिफरेंस के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करता हूं वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, बट अभी मेरा सिर्फ ये बताना था कि यूनियन, ये जो तीनों ऑपरेटर हैं इसको हम लोग यूनियन की कैटेगरीज में पढ़ते हैं और इसमें से 2 बेसिक हैं और एक डिराइव है। चलो ये ऊपर वाला तो क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम सेट ऑपरेटर यूज करते हैं तो सेट ऑपरेटर यूज करने के लिए कंडीशन फॉर अप्लाइंग सेट ऑपरेशंस टू अप्लाई आर यूनियन एस और आर सेट डिफरेंस एस और आर इंटरसेक्शन एस, देयर शुड बी सम कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज ए यूनियन कॉम्पैटिबल। मतलब अब सेकंड हाफ में अगर आप आओगे, पहला हाफ तो ऑपरेटर का डिस्कशन है, सेकंड हाफ में अगर आप आओगे तो सेकंड हाफ में ये बोलता है कि जब भी आप लोगों को ये चीज यूज करनी होगी तो ये सारे के सारे यूनियन कॉम्पैटिबल होने चाहिए। अब यूनियन कॉम्पैटिबल का मतलब क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं कि यूनियन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन कॉम्पैटिबल। यूनियन कॉम्पैटिबल के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू दैट 2 कंडीशंस। यूनियन कॉम्पैटिबिलिटी कब आती है? पहला ये होता है कि अगर रिलेशन आर एंड एस आर सेट टू बी यूनियन कॉम्पैटिबल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशंस आपकी जो मीट होती है जिसको हम लोग एरिटी कंडीशंस कहते हैं। एरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर शुड बी सेम एज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एस, ठीक है। ये पहली कंडीशन है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ आर शुड बी सेम एज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एस। तो अगर मैं यहां पर एक मेरे पास में रिलेशन है आर और उसमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरा एक रिलेशन है एस उसमें जितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये दोनों के एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर 5 एट्रीब्यूट हैं और यहां पर भी 5 एट्रीब्यूट हैं, तो अगर आपको यूनियन करना होगा या इंटरसेक्शन करना होगा या सेट डिफरेंस करना होगा, ये दोनों की पहली कंडीशन जो होती है जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ना बोल के आप एरिटी भी बोल सकते हो कि एरिटी ऑफ आर शुड बी सेम एज राइटिंग द एरिटी ऑफ एस, ठीक है। तो जितने एट्रीब्यूट्स यहां होने चाहिए उतने ही एट्रीब्यूट्स यहां होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट कि डोमेन, दूसरी कंडीशन जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कंडीशन कहते हैं। डोमेन कंडीशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ आर मस्ट बी सेम एज द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं डोमेन कंडीशन बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है कि जितने एट्रीब्यूट्स ए में होने चाहिए उतने ही एट्रीब्यूट्स बी में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक रिलेशन है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स लिखा है मैंने, A1 लिख दिया है और A2 लिख दिया है। दूसरा एक रिलेशन है S, यहां पर मैंने एक एट्रीब्यूट्स लिखा है B1 और यहां पर मैंने एट्रीब्यूट्स लिखा है B2।
कहने का मतलब ये है कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ D1, ठीक है, डोमेन ऑफ A1 मस्ट बी सेम एज, ओके, डोमेन का क्या मतलब होता है बताता हूं, मस्ट बी सेम एज डोमेन ऑफ B1, ठीक है। मतलब इसका जो डोमेन होगा, A1 का जो डोमेन होगा, ठीक है, वही डोमेन B1 का भी होना चाहिए, वही डोमेन B1 का भी होना चाहिए। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, देन यू हैव टू से दैट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, इसका मतलब होता है डोमेन। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर पहला वाला एम्प्लॉय आईडी है तो दूसरा वाला भी एम्प्लॉय आईडी ही होना चाहिए। अगर आपने इसको पहला वाला एम्प्लॉय आईडी लिखा है और दूसरा वाला डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप यूनियन करने जाओगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। पहला अगर डोमेन उसका एम्प्लॉय आईडी है तो दूसरा डोमेन भी एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोग बोलते हो ना, कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने दोस्तों से बोलते हो भाई तू कौन से डोमेन में काम कर रहा है, तो वो बोलता है कि भाई मैं जो है वो डेटा साइंस के डोमेन में काम कर रहा हूँ। फिर आप दूसरे से पूछते हो भाई तू कौन से डोमेन में काम कर रहा है, तो वो बोलता है कि भाई मैं ना जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन का मतलब ये होता है कि पॉसिबल वैल्यूज या डेटा टाइप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर यहां पर एम्प्लॉय आईडी है तो ये भी एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, अगर ये नेम है तो ये भी नेम होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये एम्प्लॉय आईडी है और ये एम्प्लॉय नेम है, आप अगर यूनियन करने जा रहे हो तो ये भी एम्प्लॉय आईडी होगा और ये भी एम्प्लॉय नेम होगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर क्या इनका, ठीक है, क्या इनका सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्या एट्रीब्यूट्स के नाम भी सेम होना चाहिए? तो लेट्स ट्राई टू गो, लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट विल हैपन कि अगर एट्रीब्यूट का नाम अगर सेम होता है, व्हाट विल हैपन इफ द एट्रीब्यूट्स का नाम विल बी डिफरेंट। बट उसके पहले डोमेन में और भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। फॉर एग्जांपल के लिए, दिस ऑल आर द केसेस। मैं अपनी नोट्स जो है वो चैट जीपीटी में डाल के मैं बोला कि चार्ट बना दो, तो चार्ट बना दिया, ठीक है, तो इजी हो जाएगा, मेरे को लिखना उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे केस नंबर 1, एक्सप्रेशन ये है, यहां पर आपका पहला नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखना, इसमें एसआईडी और एस नेम है, इसमें सिर्फ एसआईडी है, और अगर मैं यूनियन या फिर इंटरसेक्शन करूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों? एरिटीज आर नॉट सेम। पहले वाले में कितनी एरिटीज हैं? 2 एरिटीज हैं, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट है। यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितना हो गया? 1 हो गया। तो इनकी एरिटी सेम नहीं है, इसीलिए ये अलाउड नहीं होगा। अब दूसरा चलते हैं, दूसरे टाइप में, यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसकी एरिटी भी 2 है, इसकी एरिटी भी 2 है, इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2 है और इसमें भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2 है। तो ये पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर दिया, पहली कंडीशन जो है कि वो एरिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, इसने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन पहले वाले का एसआईडी है, दूसरे वाले का भी एसआईडी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सेकंड वाले का, यहां पर सेकंड वाला एट्रीब्यूट, फर्स्ट टेबल का सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो नेम है, राम श्याम सीता गीता, लेकिन सेकंड टेबल का जो सेकंड एट्रीब्यूट है उसका जो डोमेन है वो डेट ऑफ बर्थ है। तब क्या आप यूनियन या फिर इंटरसेक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डोमेन मिसमैच हो रहा है। पहले वाले में स्ट्रिंग है और दूसरे वाले में आपके पास में क्या आ रहा है? डेट आ रहा है। समझ में आ गया? तो अगर पहली कंडीशन, एरिटी की कंडीशन भी मिसमैच होती है तो भी आपका डोमेन नहीं आता है, ठीक है, और अगर आपका डोमेन मिसमैच होगा तो भी आपका नहीं आएगा। अब यहां पर देखना, पहले वाले में स्टूडेंट आईडी है, दूसरे वाले में स्टूडेंट आईडी है, यहां पर भी एरिटी की कंडीशन, एट्रीब्यूट्स की कंडीशन सेम हो रही है। 2 कंडीशन होती है, ठीक है, यूनियन कंपैटिबल होने के लिए 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती है। पहली कंडीशन जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट की कंडीशन कहते हैं, और दूसरी डोमेन की कंडीशन कहते हैं। तो जब भी आप कभी भी यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस यूज करोगे तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान देनी है, 2 कंडीशन होनी चाहिए, पहला एट्रीब्यूट की कंडीशन सेम होनी चाहिए और डोमेन की कंडीशन सेम होनी चाहिए। अब यहां पर आपका कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2। यहां पर कितने? 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहां पर जो है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब डोमेन की कंडीशन चेक करते हैं। डोमेन की कंडीशन, पहले वाले में आईडी है, दूसरे वाले में भी आईडी है, नाम अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे चल जाएगा। यहां पर एसआईडी है, यहां पर भी एसआईडी, डोमेन सेम है, यहां पर एस नेम लिखा हुआ है और यहां पर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, नाम अलग अलग है, मतलब यहां पर एसआईडी और यहां पर स्टूडेंट आईडी है, तो नाम अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। अब डाउट ये आता है कि सर अगर यूनियन करेगा तो क्या वो ये वैल्यू उठाएगा या फिर ये वैल्यू उठाएगा? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें परेशान होते हैं, हालांकि वो लेफ्ट वाली वैल्यूज उठाता है, इसके ऊपर अपना डिस्कशन है, और ये एसक्यूएल में भी ये चीज सेम होती है। सो विल डिस्कस दैट लेटर। बट जिन बच्चों को ये डाउट था वो कैच कर लिए होंगे जो मैंने अभी चीज बोली, या जो बच्चे अभी तक कैच नहीं कर पाए, थोड़ा सा इंतजार करो मेरे एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको दिखाई जहां पर एट्रीब्यूट की प्रॉब्लम हुई, दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई जहां पर डोमेन की प्रॉब्लम हो गई। अब तीसरी कंडीशन है जहां पर एट्रीब्यूट की भी कंडीशन जो है वो मैच हो गई है। एट्रीब्यूट की कंडीशन का मतलब ये होगा कि जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको फर्स्ट में मिलने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको सेकंड रिलेशन में मिलने चाहिए। अगर यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए, यहां पर अगर 5 एट्रीब्यूट है तो यहां पर भी 5 एट्रीब्यूट होना चाहिए, यहां पर अगर 1 एट्रीब्यूट है यहां पर भी 1 एट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए, डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला आईडी है तो दूसरा भी आईडी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टेबल का फर्स्ट एट्रीब्यूट अगर आईडी है तो सेकंड टेबल का फर्स्ट एट्रीब्यूट भी आईडी होना चाहिए। ये एस नेम है तो ये भी एस नेम है, एट्रीब्यूट्स के नाम अलग हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कंडीशन। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम लोग सेट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हालांकि ये चीज मैंने आपको अगर नहीं बताई थी फिर भी हम लोग, हमारे दिमाग में ये चीज चल ही रही थी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके देगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमको ये ए मिल गया और बी मिल गया, और जब हम लोग माइनस कर रहे थे तो भी हम लोग जो है वो ए और बी माइनस कर रहे थे। ये अगर आपने देखा होगा, मतलब हमारे दिमाग में ऑलरेडी था, हम जब सेट डिफरेंस ऑलरेडी यूज कर रहे थे हमारे दिमाग में था कि सीधी सी बात है कि यार अगर ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट और ये एट्रीब्यूट ये एट्रीब्यूट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर सेम होगा तो ही माइनस होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप जैसे यहां पर देखोगे तो ये भी कंडीशन यहां सेट डिफरेंस में भी माइनस हुई, यही कंडीशन सेट डिफरेंस में माइनस हुई। अभी इंस्टेड ऑफ अगर मैं यहां पर ए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहां पर ए बी लिख देता तो
प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, तब ये क्या है, सेट डिफरेंस आपका नहीं आता। तो बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये चीज चल रही थी, लेकिन उसका डिस्कशन जो है वो हम लोग यूनियन ऑपरेटर में कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तक मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कि सेट ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं। 2 ऑपरेटर यूनियन और सेट डिफरेंस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, इंटरसेक्शन डिराइव्ड ऑपरेटर होता है। दूसरा, सेट ऑपरेटर को यूज करने के लिए यूनियन कॉम्पेटिबल होना चाहिए। यूनियन कॉम्पेटिबल में हमारे पास में 2 कंडीशन होती है। पहला, एट्रीब्यूट की कंडीशन होती है, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स फर्स्ट रिलेशन का, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेकंड रिलेशन का सेम होना चाहिए। हर एक एट्रीब्यूट्स के डोमेन जो होंगे वो फर्स्ट टेबल के, सेकंड टेबल के भी वही डोमेन होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एक ही टाइम पे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो यूनियन कॉम्पेटिबल होगा। तो अब नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द यूनियन कॉम्पेटिबल की कंडीशन। बट उसके पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट कि व्हाई द इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड ऑपरेटर। ठीक है, व्हाई द इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड ऑपरेटर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर ये मेरे पास में ये कंडीशन है, फॉर एग्जांपल की समझो कि ये एक टेबल है आपका आर और ये एक टेबल है आपका एस। अगर मैं आर इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपका आर इंटरसेक्शन एस होगा, यहां पर देखना। ठीक है, दिस पॉइंट इज बेसिकली डिफाइंड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज बेसिकली डिफाइंड एज आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यही ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, यही ऑपरेटर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले ध्यान देना, आर माइनस एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखना, आर माइनस एस, आर माइनस एस का मतलब ऐसा होगा कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन एस। आर माइनस एस का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन एस, बट नॉट इन एस, बट नॉट इन एस। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आर माइनस एस आप लोगों को शो करने की कोशिश करूं तो आर माइनस एस जो है वो इस तरीके से शो कर सकता हूं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये पिंक कलर का मैं अभी लाइनिंग ले रहा हूं, इसको हम लोग आर माइनस एस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आर माइनस एस कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ आर में प्रेजेंट होंगे और एस में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो दिस पार्ट इज बेसिकली डिफाइनिंग एज आर माइनस एस, आर सेट डिफरेंस एस। तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ आर में प्रेजेंट होंगे वो एस में प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान देना, मेरा रिजल्ट मतलब दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। अगर मुझे ये चाहिए तो अब आप ये देखो, अब ये टोटल में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाला पार्ट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इफ आई वांट टू गो फॉर आर इंटरसेक्शन एस, देन आई विल राइट टोटल में से अगर मैं आर माइनस एस माइनस कर दूं, ठीक है, आर माइनस एस कौन सा पार्ट है, ये पिंक वाला पार्ट है। अब ये टोटल आर है, अब इस टोटल आर में से अगर ये पिंक वाला पार्ट में हटा दूं तो मेरे को ये वाला पार्ट आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर इंटरसेक्शन एस, व्हिच इज बेसिकली द डिराइव ऑपरेटर, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेट डिफरेंस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। यहाँ पर डीबीएमएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कैसे इसको यूज किया जा सकता है और कैसे निकाला जा सकता है। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन, एंड आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और आगे का डिस्कशन जो है वो बात करता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि अगर समझो मेरे पास में आर और एस सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, या फिर ओके, in order to go for that let's try to understand the other thing which is also very very important, but anyhow, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, मैंने 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को बताया और सारी चीजों का यहाँ पर जो है वो डिस्कशन भी किया ना। अब ये यूनियन कैसे काम करता है और इंटरसेक्शन काम कैसे करता है उसके ऊपर डिस्कशन करने के पहले, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक एक पॉइंट सारा मैं बताते जा रहा हूँ। अब ये कैसे यूनियन कैसे काम करता है और इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बट वो डिस्कशन करने के पहले अगर हमारे पास में सेट ऑपरेटर है, तो चाहे यूनियन है, इंटरसेक्शन है या सेट डिफरेंस है, रिजल्टेंट स्कीमा इज ऑलवेज सेम एज आर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यूनियन करते हो तो जो भी आपका रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड का क्या करता है, वैल्यूज उठा लेता है। मतलब द रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ आर and the result contain the distinct records only. So these two conditions you have to understand. For example के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं अगर बोलूंगा यहाँ पर, जैसे ये R है, इस R के पास में टेबल A है, इसमें वैल्यूज लिखी है 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये एक दूसरा टेबल है S जिसमें जो है वो A है, इसमें वैल्यूज है 2 और 3। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर R माइनस एस करता हूँ, ठीक है, R माइनस एस में तो ये हमेशा प्रेफरेंस जो है वो लेफ्ट साइड को दिया गया है, तो ये लेफ्ट साइड के टेबल्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं R माइनस एस करूंगा, व्हाट आई विल गेट, कॉमन एट्रीब्यूट्स, यू विल बी रिमूविंग इट एंड यू विल बी राइटिंग इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट पार्ट। सो यहाँ पर जो है वो आपका लेफ्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है, एंड इट शुड बी डिस्टिंक्ट। द सेम थिंग विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल टू यूनियन, सेम थिंग विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल टू यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। पहला पॉइंट ये है कि लेफ्ट को प्रेफरेंस मिल रहा है, यूनियन करने पे जो वैल्यूज आप लेके आओगे लिखोगे वो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स उठाओगे। समझ में आ गया? रिजल्टेंट स्कीमा, रिजल्टेंट स्कीमा का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट स्कीमा का मतलब हो गया कि जो एट्रीब्यूट्स उठाओगे आप, मैथमेटिक्स में ये चीज तो बड़ी इजीली समझ में आती है, लेकिन जब टेबल की बात आती है तो टेबल में प्रॉब्लम होता है। तो टेबल का जो एट्रीब्यूट उठाओगे वो कहां का उठाओगे, लेफ्ट साइड का उठाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप इनका यूनियन कर रहे हो, एसआईडीएस ने ये आर से आ गया और ये एस से आ गया, तो जब आप यूनियन करोगे तो स्कीमा आप किसका उठाओगे, स्कीमा आप आर वाले का उठाओगे, लेफ्ट साइड वाले का उठाओगे। समझ में आ गया? तो जब भी आप यूनियन करोगे तो स्कीमा जो उठाओगे वो आप लेफ्ट साइड का उठाओगे और आंसर एग्जीक्यूट करने के बाद में, और यही चीज एसक्यूएल में भी आपको अप्लाई करनी है, सेम थिंग विल हैपन इनटू द एसक्यूएल आल्सो। ठीक है, तो आप जो रिजल्टेंट स्कीमा उठाओगे वो लेफ्ट साइड का उठाओगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। एंड सेकंड पॉइंट कि इट शुड कंटेन द डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड दिस सेम एज सेम इन एसक्यूएल। ठीक है,
इट शुड बी सेम इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है वो कंफ्यूज मत होना। अब ये काम कैसे करता है, चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक टेबल लिखा है मैंने, लेट्स कंसीडर दिस इज अ टेबल R which contains some values, repeated values भी है, let contain the table S. Now what will happen, suppose if I will take R union S, so it will take the schema of the left side, you will get A, you will get B and then you will get C. तीन एट्रीब्यूट्स यहाँ हैं, तीन एट्रीब्यूट्स यहाँ हैं। पहला 2 4 6, 2 4 6 कॉमन है, so you will write 2 4 6 here, ठीक है। वापस से 2 4 6 आएगा, लेकिन ये रिजल्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल के देगा। 3 5 7, फिर आपने लिख दिया 3 5 7 यहाँ पर, ठीक है। 3 5 7, फिर 3 5 7 रिपीटेड है, you can ignore it, and 4 5 6. So here you can have the 4 5 6. Let's consider this one. 2 4 6 हो गया, already 2 4 6 हो गया, 4 5 6 already हो गया, and then you will write which is nothing but 3 5 9. Is it clear to everyone? If you take the union of this 2 4 6 2 4 6 2 4 6 3 5 7 हो गया, ठीक है, फिर 4 5 6 हो गया, 4 5 6 हो गया, 3 5 7 भी हो गया, 4 5 6 भी हो गया, and 3 5 9. This you will get the union. Can you calculate the intersection? Can you calculate the set difference of this table? Can you calculate the set difference of this table? ठीक है, so that will be R union S. मतलब ये बेसिकली क्या कंटेन करता है, ये बेसिकली वो चीज कंटेन करता है, अ रिकॉर्ड्स और अ टपल आइदर फ्रॉम R और फ्रॉम S, ठीक है। नाउ इफ यू गो फॉर R इंटरसेक्शन S, so you will try to derive this table and then the schema it will take from the left side and you will be writing A, B and C, ठीक है। So these will contain the records which will present in both, okay, records present in both, present in both, this records present in both. Now what will happen, if you will be writing A, B, C, so 2 4 6 is also there, 2 4 6 is also there, so you will be writing 2 4 6, पहला कॉमन हो गया। 3 5 7 यहाँ पर कॉमन है नहीं, 3 5 7 कॉमन है, 4 5 6 कॉमन है, yes, 4 5 6 is also there, so 2 4 6 is also there, 4 5 6 is also there, so you will be writing 4 5 6 also, so you will get two records into this, ठीक है। ऐसे records जो basically दोनों में present होंगे, then that will be intersection. Now let's talk about the set difference R minus S, preference left side के schema को मिलता है, and then you will be writing A and you will be writing B and you will be writing C. ऐसे records जो बेसिकली R में प्रेजेंट होनी चाहिए, S में नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। सेट डिफरेंस का मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉमन वाला हटा के लेफ्ट के प्रेफरेंस में लिख दो। जैसे कॉमन क्या है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, फिर 4 5 6 है और 4 5 6 है। अब बचा जो है वो लिख दो 3 5 7, बट ये जो लिखोगे 3 5 7 इट शुड बी अ डिस्टिंक्ट टपल्स, ऑल द आंसर्स विल बी डिस्टिंक्ट टपल्स, ठीक है, दिस शुड बी अ डिस्टिंक्ट टपल्स, दिस वन शुड आल्सो बी डिस्टिंक्ट टपल्स। ये एक स्नैपशॉट लिया गया है, इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस में यू कैन गेट अ रिपीटेड वैल्यूज, ठीक है, distinct tuples. This is not the whole table, this is one instance of a table. So in an instance of a table you may get repeated values, so if you take the union of this you will get the distinct, always distinct values. समझ में आया? तो कुछ लोग बोलेंगे 3 5 7 3 5 7 आप रिपीट कर दियो, then I will try to say that this is one instance of a table, so distinct tuples, here you will get the distinct tuples. तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग जब यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या चीज होती है हमारे साथ में, वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो लिख दिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को यूनियन सेट ऑपरेटर पढ़ाया जिसमें हमारे पास में यूनियन है, इंटरसेक्शन है और सेट डिफरेंस है। जब भी हम लोग कभी भी यूनियन या इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है, प्रेफरेंस जो है वो लेफ्ट साइड के स्कीमा को मिलता है, सेम एसक्यूएल में भी यही चीज होती है, और दूसरा जो आंसर प्रोड्यूस करता है, द आंसर विल ऑलवेज बी डिस्टिंक्ट टपल्स, द आंसर्स विल ऑलवेज बी द डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स। अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो यूनियन इंटरसेक्शन सेम जैसे आप बेसिक सेट ऑपरेटर में करते हो वही चीज करते हो, बट यहां पर भी डिफरेंस में भी दोज रिकॉर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन एस, प्रेजेंट इन आर, ठीक है, प्रेजेंट इन आर बट नॉट इन एस, बट नॉट इन एस, but not in S, ठीक है। This is related to that and I hope that this has been clear to each and everyone. Okay, is it clear? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी? I don't think you'll have any kind of problem related to this. चलो ये चीज तो हम लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाता हूँ, एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू पे व्हाट विल हैपन इफ, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो आई विल ट्राई टू यूज द पीपीटी। समझो कि अगर कोई एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर एक रिलेशन R है, उसके एट्रीब्यूट्स A और B लिखा हुआ है, दूसरा एक टेबल है जिसका एट्रीब्यूट्स A और B लिखा हुआ है, तो जब भी आप R इंटरसेक्शन S करोगे, ठीक है, what you will get R minus S, this will become very simple, no problem. What will happen if you will do the union of this, suppose if you will do the union of R union S, ठीक है, what you will get it, anyone? अगर आप इनका यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, और what will happen if you will take the intersection of S, let's try to take some values, ठीक है, this is very important point, ये आपके गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो जरा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर एट्रीब्यूट सेम है फॉर एग्जांपल के लिए, तो जब आप
एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर देयर इज वन टेबल, ठीक है, देयर इज वन टेबल व्हिच कंटेन्स आर, एट्रीब्यूट का नाम सेम है, ये भी ए बी है और एट्रीब्यूट का नाम सेम है, ये भी आपका ए बी है. दिस कंटेन्स 1 2, दिस कंटेन्स 3 5, दिस कंटेन्स 1 2, दिस कंटेन्स 10 and 11, दिस कंटेन्स फॉर एग्जांपल 5 and 9 एंड दिस कंटेन्स 8 and 7 फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है. अब अगर समझो मैं आर यूनियन एस करता हूं, ठीक है, व्हाट आई विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ आर यूनियन एस, प्रेफरेंस लेफ्ट साइड को बेसिकली सेम ही है, देन आई विल राइट द वैल्यूज 1 2, then I will write the values 3 5, then I will write the values 5 9, then I will write the values 10 11, then I will write the values 8 7. So can I say that कि जब अगर इनके एट्रीब्यूट सेम हैं, so can I write R union S will be the full outer join of RS जब आपका ऑपरेटर सेम होगा. क्या मैं फुल आउटर ज्वाइन लिख सकता हूं? पहला आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में फिर आपने क्या किया, इसके जो एलिमेंट्स बचे हुए वो लिख दिया, उसके जो एलिमेंट्स बचे हुए वो लिख दिया. सो अगर आपका दोनों का स्कीमा सेम होगा, at that time the union will be the full outer join of the second one. Now what will happen if I will try to write down the R intersection S? R intersection S में क्या आएगा मेरे को, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, विद रिस्पेक्ट टू दैट आई विल गेट 1 and 2. अगर 1 and 2 आ रहा है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन R intersection S में, दैट विल बी सेम एज राइटिंग R join S, क्योंकि R join S करोगे ये भी इक्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे लेगा, मतलब 1,2 और 1,2 आपका मैच हो गया. देखो मैंने जब आपको ज्वाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी चीज बोली थी कि अगर एक एट्रीब्यूट मैच होगा तो नेचुरल ज्वाइन आप यूज कर सकते हो, अगर दो एट्रीब्यूट मैच होगा तो दो एट्रीब्यूट्स के सेम रिकॉर्ड्स वो चेक करेगा. ठीक है, पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी जब मैं आपको ज्वाइन पढ़ा रहा था कि एक एट्रीब्यूट मैच होगा, एसआईडी मैच हो गया, ले लेगा. दो एट्रीब्यूट भी मैच होगा तो एसआईडी एसनेम के साथ में मैच करेगा. कोई भी एट्रीब्यूट अगर मैच नहीं होगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेगा. ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी एट्रीब्यूट मैच नहीं होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा. अब यहाँ पर देखना, जब मैं आर इंटरसेक्शन एस किया था तो ये ए और बी 1 2 है. अब अगर आप देखोगे तो ये 1 2 और 1 2 यहाँ पर मैच हो गया, मतलब r dot a should be equals to s dot a and r dot b should be equals to s dot b. So this one and this one is getting match, nothing else is getting match here, and that's how. ये चीज कब होगी? Strictly this conditions will only satisfied when the attribute of this one and attribute of this one are same. मतलब r का भी attribute and s का attribute should be same. So r and s should have same attribute. Should have same attribute. Should have same attribute. ठीक है, done everyone? डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफरेंस तो डिराइव ऑपरेटर है. ठीक है, डिफरेंस इज डिराइव्ड ऑपरेटर. अगर यही चीज दोनों के, ठीक है, अगर यही चीज दोनों के डिफरेंस में होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक आर ए बी आ गया, ठीक है, और एस सी डी आ गया, अगर एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आर इंटरसेक्शन एस, सॉरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विच इज नथिंग बट आर इंटरसेक्शन एस, यू विल राइट आर माइनस एस, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट सेकंड में प्रॉब्लम होगी दैट आर इंटरसेक्शन दिस शुड नॉट बी सेम एज राइटिंग द जॉइन, देन इट विल नॉट बी इक्वल. तब ये जॉइन कंडीशन उठा ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट का नाम सेम है, सेम, सॉरी, डिफरेंट है. ये जॉइन में कैसे उठा सकता हूं, ये जॉइन में कैसे उठा सकता हूं? अगर मुझे इक्वालिटी करनी भी है तो मैं आर लिख दूंगा, ठीक है, ये लिख दूंगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रीनेम कर दूं, इस टेबल का रीनेम कर दूं, इस टेबल के रीनेम में फॉर एग्जांपल के लिए मैं सी की जगह, ठीक है, यहां पर ए लिख दूं और बी लिख दूं और ये टेबल का पूरा रीनेम कर दूं, तब मैं बोल सकता हूं कि दिस वन विल बी सेम एज राइटिंग इंटरसेक्शन. मतलब इस टेबल का एट्रीब्यूट्स रीनेम कर रहा हूं, टेबल का नाम वही है, एट्रीब्यूट रीनेम कर रहा हूं. पहले जो सी था वो अब ए हो गया, पहले जो डी था वो अब बी हो गया, तब मैं नेचुरल जॉइन यहां पर यूज कर सकता हूं. समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा ये चार्ट ऑन करता हूं. ठीक है, अब तक जितनी भी चीजें पढ़ा दी समझ में आ गया आप लोगों को? आर यू गाइस गेटिंग इट? हालांकि ये वाला अगर कंफ्यूज लग रहा है तो ये इग्नोर कर देना, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट, बिकॉज़ समटाइम्स इन गेट एग्जामिनेशन दे आर आस्किंग दिस. What will happen if they will have the same attribute? What will happen if they will have the different attributes? So if they will have a different attributes, you can rename it and you can do the natural join. You will get the intersection. If they will have a same attribute, it will be same as using the the natural join. Domain is basically data type plus possible values बोल सकते हो. क्लियर है? हाँ, नेम कुछ भी हो सकता है, डोमेन शुड बी सेम. ठीक है, मेरा पॉइंट ये है, देखो मेरा पॉइंट ये है, आई थिंक यूनियन कॉम्पैटिबल में बच्चों को दिक्कत हो रही है. यूनियन कॉम्पैटिबल में दो कंडीशन है, पहला आपका एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, डोमेन शुड बी सेम, दैट इज द क्राइटेरिया. ठीक है, मतलब पहला डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा भी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस टाइप का. और अनदर वे यू कैन से दैट कि अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा भी स्ट्रिंग होना चाहिए, पहला डेट है तो दूसरा भी डेट होना चाहिए. ठीक है,
अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे कि फुल आउटर ज्वाइन में यहां पर यू विल नॉट गेट नल। अगर ए बी और एस ए बी है तो नल क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन मैं बताता हूं। नल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका एट्रीब्यूट और इसका एट्रीब्यूट दोनों का सेम है, दोनों का एट्रीब्यूट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है और ये लेफ्ट साइड का उठाएगा, तो नल आने का यहां पे कोई चांस नहीं है। यस यस यस, नेम शुड बी डिफरेंट बट नाम शुड बी सेम। यस क्लियर है सबको? संडे का, अरे यार मैं भी क्या पढ़ा रहा हूं, तुम संडे का एग्जाम, संडे का एग्जाम जो अभी तक मैंने पढ़ाया वही है। पैरेलल एट्रीब्यूट का डोमेन सेम होना चाहिए। यस यूनियन का एग्जांपल रिपीट करना है आई थिंक, ये यूनियन का एग्जांपल है 246 246 357 357। 246 246 357 357 456 456 सही तो है सेट डिफरेंस भाई। डन एवरीवन, क्लियर है सबको? टाइम ले लो बता दो। विल बी टेकिंग रिवीजन ऑफ डीबीएमएस आफ्टर कंप्लीशन? यस आई विल टेक द रिवीजन। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका नल नहीं आएगा यहां पर, नल वाला कॉन्सेप्ट मैंने ये बोला था फुल आउटर ज्वाइन के लिए पहला कंडीशन ये है, ध्यान से सुनो ठीक है। पहला कंडीशन ये है, मैंने कितने प्यार से आप लोगों को एक्सप्लेन किया फिर भी आप लोगों को डाउट है, आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। मैंने आप लोगों को बोला था कि यूनियन इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस आपका तभी आएगा जब आपके एट्रीब्यूट सेम होंगे और डोमेन सेम होगा। जो पॉसिबल वैल्यूज इसकी आनी चाहिए वही पॉसिबल वैल्यूज इसकी आनी चाहिए, जो पॉसिबल वैल्यूज इसकी आनी चाहिए वही पॉसिबल वैल्यूज इसकी भी आनी चाहिए। तो जब अगर ये दोनों का एट्रीब्यूट सेम होगा, देखो या तो एट्रीब्यूट सेम हो सकता है या तो एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ पे इतने प्यार से ये एक्सप्लेन किया है। जैसे इसका एट्रीब्यूट एसआईडी है, ठीक है, और इसका स्टूडेंट आईडी है। एट्रीब्यूट का क्या नाम सेम है? नहीं, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन डोमेन सेम है। ये भी आईडी ले रहा है, ये भी आईडी ले रहा है, ठीक है। स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम, अब यहां पर स्टूडेंट नेम है वहां पर भी स्टूडेंट नेम है। जब आप देखोगे इसका एट्रीब्यूट का नाम अलग है, इसका एट्रीब्यूट का नाम अलग है, लेकिन डोमेन सेम है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेटिस्फाई कर रहा है और नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि डोमेन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये यूनियन कॉम्पेटिबल है। अब जैसा दूसरा एक डाउट था कि ये फुल आउटर ज्वाइन में नल आएगा या नहीं आएगा, इसमें आपका अगर ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपके सेम है तो फुल आउटर ज्वाइन में नल नहीं आएगा आपके पास में। क्यों नल नहीं आएगा? ठीक है, क्यों नल नहीं आएगा? उसका रीजन है नल नहीं आने का यहाँ पर, क्योंकि ये पहले तो लेफ्ट वाले स्कीमा को प्रेफरेंस देगा, लेफ्ट वाली इसकी वैल्यूज लिखोगे, क्योंकि नल होने के लिए क्या होगा, अगर इसमें दो एट्रीब्यूट है इसमें तीन एट्रीब्यूट है तो नल आएगा, इसमें तीन एट्रीब्यूट है इसमें नल है तो आ सकता है। लेकिन जब आप यूनियन करोगे तो इसमें भी दो दो एलिमेंट ही है, इसमें भी दो दो एलिमेंट है, तो ये अपने दो एलिमेंट लिखने के बाद में बचे हुए एलिमेंट लिख देगा, तो कहां से नल आने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में पॉसिबल वैल्यूज ही दो दो एट्रीब्यूट की है तो ये पहले अपने दो दो एट्रीब्यूट्स लिख देगा, ठीक है, दो एट्रीब्यूट 1 2 लिख दिया, 3 5 लिख दिया, 5 9 बचा, बचा हुआ 10 11 और 8 7 लिख दिया, तो नल आने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये ए बी और ये ए बी सी होता तब शायद आपका नल आता, लेकिन यहाँ पे हम यूनियन कॉम्पेटिबल कर रहे हैं, यूनियन कॉम्पेटिबल में ये चीज आपकी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा तो मैं जाके आगे क्वेरीज में बात कर सकता हूँ। यस हितेंद्र, ठीक है, लास्ट पेज में फॉर एग्जाम्पल के लिए ये ए है और बी है, ये सी है और डी है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जैसे ये यूनियन कॉम्पेटिबल है, कहने का मतलब है नाम अलग अलग, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स नेम, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स नेम, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स नेम, बट यूनियन कॉम्पेटिबल, बट यूनियन कॉम्पेटिबल, बट यूनियन कॉम्पेटिबल, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी सेम होगी, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन करोगे दैट विल नॉट बी सेम एज राइटिंग द जॉइन। क्यों जॉइन करने पे ये why the intersection will not be same as the join here, but अगर ये दोनों का एट्रीब्यूट सेम होगा तो why the intersection will be same as writing the joining। यहां पर इंटरसेक्शन आपका जॉइन के बराबर क्यों होगा, ये गेट का क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं उसी के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं। कहने का मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि अगर कंसीडर एक क्वेश्चन कि एक टेबल है जिसका नाम एबी एट्रीब्यूट एबी है, दूसरा एक टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट एबी है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा कि आर इंटरसेक्शन एस आपका सेम होगा, मतलब द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय आर इंटरसेक्शन एस विल ऑलवेज बी सेम एज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय आर जॉइन एस, कंडीशन द एट्रीब्यूट्स एबी, कंडीशन एट्रीब्यूट्स एबी। तब आप बोल सकते हो कि हाँ बोथ विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वही रिजल्ट ये भी प्रोड्यूस करेगा जब ये दोनों के एट्रीब्यूट्स टाइप आपके सेम होंगे। लेकिन अगर इसके एट्रीब्यूट्स का नाम अगर अलग अलग होगा तो क्या नेचुरल जॉइन जो ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वही रिजल्ट ये भी प्रोड्यूस करेगा? नहीं, क्योंकि अब ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा नाम आपके अलग अलग होंगे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रीनेमिंग करनी पड़ेगी, बेसिकली कंडीशनल लगाना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने किया कि अगर मैं रीनेमिंग कर दूंगा देन इट विल बी इंटरसेक्शन। यस नीतीश, जब आप नेचुरल ज्वाइन करोगे तो नेचुरल ज्वाइन तो कॉमन एट्रीब्यूट्स पे लेगा ना, नेचुरल ज्वाइन तो कॉमन एट्रीब्यूट्स पे लेगा, बट यहां पर अगर आपका एट्रीब्यूट का नाम ही अलग है तो नेचुरल ज्वाइन कैसे उठाएगा?
हाँ, इसमें भी the third condition also, if the attributes names are different, then R union S will not be same as writing this. This will not be same. ये सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रीनेमिंग करूंगा, एस वाले टेबल की रीनेमिंग कर दूंगा ए और बी में, तब मैं फुल आउट जॉइन बोल सकता हूं। अरे यार तुम लोगों को कितना डाउट है यार, मैं इतने प्यार से पढ़ाता हूँ फिर भी अननेसेसरी का डाउट पूछते हो, पता है कहां नल आएगा भाई, इतने प्यार से हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग की मतलब एक्चुअल में कहीं भी डाउट नहीं है यार। जब मैं कॉम्पेटिबल पढ़ा दिया और अब मैं यूनियन करने जा रहा हूं, तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये यूनियन कॉम्पेटिबल है या नहीं है। भाई यूनियन कॉम्पेटिबल करने के बाद में ही मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए सेट डिफरेंस बी, ये बताओ मुझे पहले, ठीक है पहले ये बताओ, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं अभी। आज इस पे डिस्कशन करेंगे हम। बहुत टफ है भाई तुम लोगों को रैंक ले आना, बहुत टफ है। करो यही करते रहो, चलो बताओ मुझे, टेक योर टाइम। नल नल कहां से, नल कहां से, क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो इसमें क्या दिक्कत है बताना जरा, करो करो ये करो, मेरे को 2 मिनट तो डाइजेस्ट करो, कॉन्सेप्ट बताओ मुझे। हो गया, ठीक है ये तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। चलो अब हो गया तो आगे पढ़ूं। आपने 4 साल के बच्चे को नहीं बुलाया इसलिए लगता है कुछ, अरे भाई क्या दिक्कत क्या है, सही बताना क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलो मूव कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है, बस फोकट में डाउट है। ठीक है, क्वेरीज रिलेटेड टू सेट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में स्कीमा लिख रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट का स्कीमा लिख दिया, एस आई डी एस नेम, ठीक है, कोर्स का स्कीमा लिखा मैंने, सी आई डी सी नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर देयर इज अ स्कीमा ऑफ स्टूडेंट कोर्स आईडी कोर्स नेम, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर एंड एनरोल, कौन सा बच्चा किसमें एनरोल हुआ है,
स्टूडेंट आईडी और सी आईडी, लेट्स कंसीडर दिस, ठीक है। ये एक स्कीमा है हमारे पास में, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि कोर्स आईडी, कोर्स नेम, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बोलूं कि रिट्रीव द स्टूडेंट आईडी ऑफ दो स्टूडेंट्स who are enrolled in some courses taught by Kurth, ठीक है, some courses taught by Kurth। अब यहां पर सम आ गया, मतलब यू विल बी यूजिंग दिस कंडीशन, ठीक है। क्या करोगे आप, पहले आप यहां पर कोर्स लिखोगे, ठीक है, फिर ये सिलेक्शन कंडीशन डालोगे, इंस्ट्रक्टर आप क्या लिखोगे, कोर्स लिखोगे, फिर आप ज्वाइन कंडीशन यूज करोगे, enroll.sid should be equals to course.cid, ठीक है, enroll यूज करोगे, एंड लेटर यू विल बी प्रोजेक्टिंग SID। यही चीज हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हालांकि नेम सेम है इसका, यहां पर भी SID है, यहां पर भी SID CID है, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने का। बट अगर मैं बोलूं, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिट्रीव द स्टूडेंट आईडीज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन सम कोर्सेज, तो अपने को एनरोलमेंट का टेबल चाहिए और कोर्स का टेबल चाहिए, तो एनरोलमेंट का टेबल ले लिया, कोर्स के टेबल में इंस्ट्रक्टर कोर्स लिख दिया, एंड देन वी आर गेटिंग इट एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरा ये पॉइंट ही नहीं है। मेरा पॉइंट ये है रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव SID of those students who are enrolled in some courses taught by Kurth और नवाते, और नवाते। जब आप ये कंडीशन लेके आते हो और नवाते, तब आप क्या करोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने एनरोलमेंट किया, सेम ये कोर्स लेके आ गए, कोर्स में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं, पूरे लिख देता हूं, कोर्सेस लिखा, सिलेक्शन की कंडीशन डाली, इंस्ट्रक्टर कोर्स लिख दिया, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन यूज किया, किसके साथ में, एनरोलमेंट के साथ में, उसके बाद में आपने क्या किया, SID निकाल ली यहां से, दिस विल गिव दो स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन सम कोर्सेज टॉट बाय कुर्थ, एंड देन लेटर यू विल डू द यूनियन, उसके बाद में सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोर्स किया, कंडीशन, इंस्ट्रक्टर नवाते, नेचुरल ज्वाइन किया, ठीक है, एनरोलमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपने SID ले ली, अब आपने यूनियन किया, यूनियन कॉम्पेटिबल हो गया, ये SID यहां पर भी आ रही है, SID यहां पर भी आ रही है, तो अब ये क्या करेगा, मुझे ये वाला कंडीशन क्या देगा, सम कोर्सेज टॉट बाय कुर्थ और यूनियन, जब कहीं पर भी आपके पास में क्वेरीज में और आएगा, व्हाट वी विल बी यूजिंग इट, वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, सम कोर्सेज टॉट बाय नवाते, इज इट क्लियर, ठीक है, some courses taught by Kurth, some courses taught by Namaste. Do you have any doubt into this? कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेरी को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, सेम क्वेरीज को मैं चैट थोड़ा सा एनेबल करूंगा, बताते चलना मुझे, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सम कोर्सेज टॉट बाय कुर्थ और सम कोर्सेज टॉट बाय नवाते, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इनटू दिस, ठीक है, ओके, नो डाउट इनटू दिस, फाइन। अगर मैं यही सेम चीज बोलूं आप लोगों को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मुझे ये बताना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, यू जस्ट लेट मी नो व्हाट दिस क्वेरी विल एग्जीक्यूट इट। अगर मैं यहां पर कोर्सेस लिख दूं, ठीक है, सिलेक्शन कंडीशन डाल रहा हूं, इंस्ट्रक्टर कोर्थ और इंस्ट्रक्टर नवाते, ठीक है, ये कंडीशन मैंने डाल दी, और इस कंडीशन के बाद में अगर मैं नेचुरल ज्वाइन कर लूं एनरोलमेंट के साथ में, और अगर मैं ये SID निकाल लूं, कैन आई से दैट दिस क्वेरी विल आल्सो रिजल्ट मी द सेम। अरे रिलेशनल अलजेब्रा में कभी और होता है क्या, यहां पर यूनियन होता है,
इंग्लिश में और लिखा होगा और रिलेशनल, मैंने कभी बताया क्या आपको और करके कोई एक ऑपरेटर है, ये तो इंग्लिश में लिखा है ना, रिलेशनल अलजेब्रा में थोड़ी और आएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है? इंग्लिश में और लिखा होगा, मैंने कभी बताया आपको रिलेशनल अलजेब्रा में कोई एक ऑपरेटर उसका नाम और लिखा हुआ है? नहीं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मेरा रिलेशनल अलजेब्रा है, यहाँ पर जितनी भी चीज लिखा हूं मैं सब ऑपरेटर के साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये मत बोलना सर यहाँ पे लिखा के और लिख दो, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, ये बताओ ये सही है? मजा आया डांटने में। It will give the same result or not? Please let me know. ठीक है ना? चलो, या इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इनटू दिस। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, रिट्रीव SID of those students who enrolled in some courses taught by Korth and some courses taught by Navate. तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, कोर्स इंस्ट्रक्टर नवाते, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन विथ एनरोल, SID, इंटरसेक्शन, कोर्स, सिलेक्शन कंडीशन, इंस्ट्रक्टर कोर्थ, ठीक है, ज्वाइन विथ एनरोल एंड देन SID, ठीक है, दिस विल गिव द रिजल्ट। सो दिस विल बी टॉट बाय सम कोर्सेज बाय कोर्थ and मतलब intersection some courses by Navate. Is it clear? Done, everyone understood? अरे आदर्श रुक जाओ भाई, मुझे पता है तुम्हें पता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नल आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं ये सेम क्वेरी को, ठीक है, इसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, व्हाट इट विल बी रिजल्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कोर्स लिखा, ठीक है, और सिलेक्शन कंडीशन डाला कि इंस्ट्रक्टर कोर्थ एंड इंस्ट्रक्टर नवाते, ठीक है, and then if I'll try to use this condition enrollment and then if I'll try to project SID, क्या ये same result produce करेगा or it will produce a different result? क्या ये same produce करेगा और it will be produce a different result? No, it will not produce the same result. Because this condition will become false. It will produce empty relation. It will not produce same result. Definitely it will not produce same result. लेट मी टेल यू व्हाई एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। जब आप देखोगे ना, ये स्टूडेंट का टेबल, ठीक है, ये कोर्स का टेबल और ये एनरोलमेंट का टेबल, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जब ये कोर्स का टेबल होगा, इस कोर्स के टेबल में CID, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर, सो कोर्स नंबर 1 टॉट बाय कोर्थ, कोर्स नंबर 2 टॉट बाय कोर्थ, कोर्स नंबर 3 टॉट बाय नवाते, कोर्स नंबर 4 टॉट बाय नवाते, ठीक है, समझो कि अगर ये एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, कोर्स नंबर 1 टॉट बाय नवाते, कोर्स नंबर 2 टॉट बाय नवाते। अब जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे, कोर्स लिखोगे यहां पर, इस कोर्स में इफ यू ट्राई टू पुट द सिलेक्शन कंडीशन व्हिच इज नथिंग बट इंस्ट्रक्टर नवाते एंड इंस्ट्रक्टर कोर्थ, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होती है। ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्टर नवाते, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्टर कोर्थ, मतलब इंस्ट्रक्टर नवाते ये जाएगा, ये दोनों कंडीशन उठाएगा और ये चेक करेगा ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्टर कोर्थ, और क्या ये कोर्थ और नवाते एक ही टाइम पे है, मतलब इट विल फोर्स दैट इंस्ट्रक्टर टू बी कोर्थ एंड नवाते एट द सेम टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ये क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है कि वो इंस्ट्रक्टर को कोर्थ और नवाते सेम टाइम पे होना चाहिए। यहां पर ये क्वेरीज में क्या हो रहा है, ये क्वेरीज में इसमें पहले वो नवाते वाला सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, नवाते सेलेक्ट कर लेगा, जहां जहां पर नवाते उसको टिक मार्क कर लेगा, जहां जहां पर कोर्थ है उसको टिक मार्क कर लेगा, उसके बाद में इंटरसेक्शन ले लेगा, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोर्थ और नवाते मतलब ये एक ही टाइम पे इंस्ट्रक्टर को फोर्स कर रहा है, इट हैज टू बी सेम कोर्थ एंड नवाते एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो इट विल, ठीक है, इट विल फोर्स दैट tuple to be that instructor to be at the same time navate and koth, so which is not going to be possible, so every time it will give the result। बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे ये नवाते दो कंडीशन है, ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन फॉल्स होगा, नवाते है नहीं, कोर्थ है ट्रू हो गया, तो द होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। दूसरा फॉल्स एंड ट्रू, क्योंकि नवाते फॉल्स होगा कोर्थ ट्रू होगा, अगेन इट विल आल्सो बिकम अ फॉल्स। पहला ये नवाते ट्रू होगा लेकिन कोर्थ फॉल्स होगा, एक ही टाइम पे द स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नवाते ट्रू होगा एंड इंस्ट्रक्टर कोर्थ नहीं फॉल्स होगा, तो एक ही टाइम पे दिस वन विल आल्सो बिकम फॉल्स, सो एवरीथिंग विल बिकम फॉल्स। Okay, then the how intersection will give the answer. Very good question. Then the how the intersection will give the answer. Okay, now let's try to understand how actual intersection will give the answer. ठीक है, let's consider ये है, फिर enrollment मैंने लिख दिया, SID CID, स्टूडेंट नंबर 1 ने कोर्स नंबर 1 लिया है, स्टूडेंट नंबर 2 ने कोर्स नंबर, या फिर पहला वाला जो स्टूडेंट है, यहां पर देखना, स्टूडेंट 1 ने कोर्स 1 लिया है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स 2 भी लिया है, और स्टूडेंट 1 ने फॉर एग्जांपल के लिए कोर्स 1 कोर्स 2 ले लिया है, किसी भी टाइप का ले लो, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट 1 ने दो कोर्सेज कोर्स के हैं वो पढ़ रखा है, स्टूडेंट नंबर 3 ने नवाते का कोर्स पढ़ रखा है, स्टूडेंट नंबर 4 ने भी, ठीक है, नवाते का कोर्स पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस इज वन सिनेरियो। अब इसमें क्या होगा, पहला कोर्स इंस्ट्रक्टर नवाते, या फिर कोर्थ ले लूं मैं, कोर्थ, ठीक है, अब ये कोर्थ लिया तो ये यहां से C1 और C1 और C2 आ जाएगा। अब एनरोलमेंट के साथ में C1 और C2 मैच करेगा, तो यहां पर C1 और C2 मैच करेगा, इसका आंसर ये क्या निकाल के देगा, ये आपको S1 और S1 निकाल के देगा। तो S1 जो है देखिए इंस्ट्रक्टर कोर्थ हुआ तो वो क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, SID निकाल लेगा C1 और C2। अब ये C1 और C2, ठीक है, कोर्स आईडी है, यहां पर मैच करेगा C1 और C2 के साथ में, इसके प्रोजेक्शन में S1 दे देगा, तो यहां से आपको S1 आंसर आ जाएगा। अब जब आप नवाते करोगे, कोर्स लिखा आपने और फिर इंस्ट्रक्टर, फिर आप क्या करोगे, नवाते लिखोगे, तो नवाते ने कौन कौन सा कोर्स पढ़ा है, C3 और C4 पढ़ा है, एनरोलमेंट के साथ में ज्वाइन करोगे C3 और C4, तो यहाँ पर C4 तो मैच नहीं हो रहा है, C3 और C3 मैच हो जाएगा, तो जब C3 और C3 मैच होगा तो S3 और S4 आ जाएगा, सो S3 और S4, तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे, ओके फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो एक ही टाइम पे कोर्थ और नवाते का कोर्स पढ़ा है। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू सी दैट, इसको मैं S1 कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स कंसीडर S1 ने नवाते का भी कोर्स पढ़ा है, S1 ने कोर्थ का भी कोर्स पढ़ा है, S1 ने नवाते का भी कोर्स पढ़ा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे जब आप मैच करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर नवाते C3 C4 में क्या आएगा, C3 के साथ में मैच होगा तो आपको आंसर में S3 और S1 देगा। जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा S1 आपका निकल के आएगा। तो ये जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 ने C1 पढ़ा है, C1 इज बेसिकली कोर्थ का कोर्स है, ठीक है, और स्टूडेंट 1 ने C3 पढ़ा है, C3 बेसिकली नवाते का कोर्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 ऐसा है जो एक ही टाइम पे कोर्थ और नवाते, सम कोर्सेज टॉट बाय कोर्थ, सम कोर्सेज टॉट बाय नवाते। समझा? डन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जब यूनियन वाला इंटरसेक्शन वाला आएगा तो एक ही टाइम पे, ठीक है, ठीक है, तो एक ही टाइम पे आप फोकस नहीं करोगे इंटरसेक्शन वाले में।
हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं, गायब नहीं हुआ, यहीं हूँ। गायब नहीं हुआ हूँ यार, ये पता नहीं इंटरनेट फ्रीज हो गया था। अभी ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ठीक है क्या भाई? चलो, आ गया सबको समझ में? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग को डर लगा रहता है कहीं मनमुरा ना जाऊं मैं। अरे पता नहीं इंटरनेट चले गया था। अब ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ऑल क्लियर? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को डाउट होगा तो बताते रहना, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ आपके। पक्का? ठीक है, चलो। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं दिया था, मैं ब्रेक नहीं देता हूँ, मैं खुद ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनरोल, SID CID, ठीक है, स्टूडेंट या फिर कोर्स CID। लेट्स कंसीडर दिस इज नथिंग बट सम कोर्सेज एंड एनरोलमेंट। आगे का बता रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगा तुम लोगों को, बहुत शैतान हो तुम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1 ने, ठीक है, कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 है। स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 1 में एनरोल किया है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 2 में भी एनरोल किया है, स्टूडेंट 1 ने कोर्स नंबर 3 में भी एनरोल किया है। स्टूडेंट नंबर 2 ने कोर्स नंबर 1 में एनरोल किया है, स्टूडेंट नंबर 2 ने कोर्स नंबर 2 में एनरोल किया है, स्टूडेंट नंबर 3 ने कोर्स नंबर 3 में एनरोल किया है। लेट्स कंसीडर समथिंग लाइक दिस। ये एक टेबल है हमारा, ठीक है। हर्ष भाई, तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ, यहाँ पे वो नहीं है। लेट्स कंसीडर अ क्वेरीज विच इज रिलेटेड टू, queries which is related to at least 2। ठीक है, हमने किस किस टाइप की क्वेरीज देखी है? हमने सम टाइप की क्वेरीज देखी है, हमने ऑल टाइप की कंपैरिजन वाली क्वेरीज देखी है जिसको हम लोग माइनस वाले से सॉल्व करते थे, हमने ऑल जो है वो रिलेशनशिप वाली देखी है जिसको हम लोग डिवीजन से सॉल्व करते थे। ठीक है, ये टाइप की क्वेरीज हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, ऑल टाइप का ये वाला भी क्वेरीज मैंने पूरा बता दिया। अब हम लोग क्वेरीज देखेंगे एटलीस्ट 2 वाली। एटलीस्ट 2 वाली बोलोगे? एटलीस्ट 1 वाला? अरे सम को ही तो एटलीस्ट 1 कहते हैं, सम को ही तो एटलीस्ट 1 कहते हैं, या तो एनी होता है। तो a query which involves at least one, a query which involves any, a queries will involve some, will be taking care about this, and वो किससे सॉल्व होता है? ये कंडीशन से सॉल्व होती है। ऑल, ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल, लेस देन ऑल, लेस देन और इक्वल टू ऑल, मिनिमम मैक्सिमम वाला, ये भी क्वेरीज हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवीजन वाला कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल इन्वॉल्वमेंट होगा, सम कोर्सेज और रिट्रीव द स्टूडेंट आईडी, ठीक है, हु आर पास्ड इन ऑल द कोर्सेज। तो वो हम लोगों ने वो देखा था। आज का हमारा मेन टारगेट है एटलीस्ट 2 वाला, एटलीस्ट 3 वाला, एटमोस्ट वाला। एक इंस्टेंट के अलग अलग CID कैसे हो सकते हैं? क्या पूछ रहा है भाई? हर्ष भाई क्या पूछ रहे हो? मैं अभी यूनियन हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया ब्रो, देयर इज नो डाउट इनटू दैट यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन हो गया। अब मैं दूसरे क्वेरीज पे पढ़ रहा हूं, सेट डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं मैं, या इसके आगे वाले क्वेरीज पे जा रहा हूं। प्राइमरी की ये इसका और इसका है, ये इसका प्राइमरी की है। S1 C1, S1 C2, S1 C3, S2 C1, S2 C2, S3 C3, इसका प्राइमरी की ये दोनों है, उसका प्राइमरी की CID है। अब आगे बढ़ूं? अरे यार इतने टाइम से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, आज अभी ये डाउट पूछोगे तुम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, तुम लोगों को मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं चुप रहो तुम लोग, मैं बोलूंगा। ठीक है, क्वेरीज मेरा ये है, सिंपल तरीके का कॉन्सेप्ट है कि अगर एटलीस्ट 2 वाला आता है तो क्या करते हैं? तो सेट ऑपरेटर टाइप का क्वेरीज हो गया हमारा, ठीक है, उसमें परेशान मत होना। अब हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, मे बी मैं आपको मिक्स टाइप की क्वेरीज पढ़ाऊंगा। मतलब रिलेशनल अलजेब्रा का मेन टॉपिक हमारा हो चुका है, अब हम लोग ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज करेंगे और कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। कल हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का पूरा प्रैक्टिस होगा।
ठीक है, और अगर मैं खुश रहा तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दे दूंगा। देखो भाई, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करना ऑप्शनल है, डीपीपीज और वीकली टेस्ट है, तो इट्स अप टू मी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें क्वेरी लिखता हूं, ठीक है एवरीवन, इसमें मैं अगर एक क्वेरीज लिखता हूं और क्वेरीज ये है कि रिट्रीव द स्टूडेंट आईडी ऑफ दो स्टूडेंट्स, रिट्रीव स्टूडेंट आईडी ऑफ दो स्टूडेंट्स who enrolled in at least two courses, at least two courses, who enrolled in at least two courses। मतलब पहले ये देखो, स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2 और कोर्स नंबर 3 में है। स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो कोर्स 1 लिया है और कोर्स 2 लिया है, और स्टूडेंट नंबर 3 ने कोर्स नंबर 3 लिया है। अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या कहता है कि रिट्रीव द एसआईडीज ऑफ दो स्टूडेंट्स, मिक्स मत करना आप यूनियन इंटरसेक्शन का। यूनियन इंटरसेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस की क्वेरीज वो कल करवाऊंगा मैं। फाउंडेशन हमारा बन गया, डिवीजन का भी बन गया, सबके फाउंडेशन बन गए, ज्वाइन के बन गए, सम के बन गए, ऑल के बन गए, सेट डिफरेंस का बन गया। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेरीज पे जा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा क्वेरीज में अब हमारे पास में एटलीस्ट वाली कंडीशन है। तो आज का पढ़ा के हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का मतलब ऑफिशियली खत्म हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा, प्रैक्टिस कल करवाऊंगा। ठीक है, पहले ध्यान दो, ये क्या कहता है कि रिट्रीव द स्टूडेंट आईडीज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एटलीस्ट टू कोर्सेज। अब अगर आंसर में आप लोगों से पूछो कि व्हाट विल बी द आंसर, कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ऐसे कितने बच्चे जो कम से कम दो कोर्सेज में इन्वॉल्व है, तो स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो इनरोल्ड है और स्टूडेंट नंबर 2 एनरोल्ड है। स्टूडेंट नंबर 3 नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट नंबर 3 सिर्फ एक ही कोर्स में एनरोल्ड है। सो अगर देखा जाए तो ओनली स्टूडेंट नंबर 1 इज एनरोल्ड इनटू द कोर्स टू एटलीस्ट टू कोर्सेज। अगर एटलीस्ट टू कोर्सेज है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 2 है तो 3 भी चलेगा, या एटलीस्ट 2 में है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, जरा वो देखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ना इसके दो टेबल बनाऊंगा, ठीक है, एनरोलमेंट के दो टेबल बनाऊंगा। एक एनरोलमेंट का टेबल ये आएगा आपका, ठीक है, जिसमें एसआईडी सीआईडी होगा। वापस एक और एनरोलमेंट का टेबल बनाऊंगा जिसमें ये एसआईडी और सीआईडी आएगा। ठीक है, ध्यान देना कैसे मैं एटलीस्ट 2 की कंडीशन लेके आ रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे यहां पर S1 और C1 दिखा और यहां पर भी S1 और C1 दिखा, तो ये क्या कंसीडर करेगा, अगर मैं इसको सेम कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को मैं सेम कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे A.SID शुड बी सेम एज B.SID, या फिर लेट्स कंसीडर, ठीक है, इनको अगर मैं सेम कर दूं और अगर मैं इसको भी सेम कर दूं, तो ये मेरे को एक ही आंसर देगा ना। अगर दोनों को एक ही टाइम पे मैं अगर सेम कर दूं तो ये क्या देगा, वो आंसर प्रोड्यूस करेगा जो बेसिकली एक ही कोर्स में इन्वॉल्व है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई विल डू, कि मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे स्टूडेंट 1 है और C2 है, अगर ये पहला वाला मैच होगा, पहला वाला मैच करवाने पे मैं ये समझूंगा कि ये स्टूडेंट तो वही है, लेकिन अगर दूसरा वाला डिफरेंट होगा तब मेरे को समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ डिफरेंट कोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू इट। अगर मैं पहली कंडीशन मैच करवा दूं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना सब लोग, ठीक है, अगर मैं पहली कंडीशन मैच करवा दूं और दूसरी कंडीशन भी मैच करवा दूं तो ये मेरे को वैसे तो क्या हो जाएगा, तब ये दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। मतलब अगर मैं पहली कंडीशन मैच करवा दूं और दूसरी कंडीशन नहीं मैच करवाऊं तो ये मेरे को आंसर देगा S1 का, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा S1 जो है वो कोर्स नंबर 2 में भी इनरोल है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे पास में ये टेबल है, ठीक है, यही एनरोलमेंट का टेबल ये भी है। कहने का मतलब है कि अगर ये एनरोलमेंट का टेबल है, यहां पर ये SID लिखा हुआ है और यहां पर CID लिखा हुआ है, ये वापस सेम टेबल ले रहा हूं मैं एनरोलमेंट का, जहां पर ये SID लिखा हुआ है और ये CID लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस टेबल को मैं T1 नाम दे देता हूं और इस टेबल को मैं T2 नाम दे देता हूं। तो अगर मैं ये लिखूंगा कि T1.SID शुड बी इक्वल्स टू T2.SID, जैसे ये S1 कोर्स नंबर 1, S1 कोर्स नंबर 2, S1 कोर्स नंबर 3, S1 कोर्स नंबर 1, S1 कोर्स नंबर 2 और S1 कोर्स नंबर 3, ठीक है, S2 कोर्स नंबर 1, S2 कोर्स नंबर 2, S2 कोर्स नंबर 1, S2 कोर्स नंबर 2 और S3 कोर्स नंबर 3, S3 कोर्स नंबर 3। अगर T1.SID कर दूं एंड एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल T1.CID इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू T2.CID, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए कि T1.CID शुड नॉट बी इक्वल्स टू T2.CID, ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे मैं अगर मैच करवाऊं तो क्या होता है, ये देखो T1.SID S1 इज सेम एज S1, ठीक है, एंड T1.CID शुड नॉट बी इक्वल्स टू T2.CID, तो ये इसके साथ में मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम चेक कर रहा है। अब S1.CID इट इज इक्वल्स टू S2.CID, तो ये S1 इट इज इक्वल्स टू S1, C2 इज, अब ये देखना, ठीक है, फॉर फर्स्ट वन C1 ये इसके साथ में मैच होगा, C1 इट इज नॉट इक्वल्स टू C2। अब इसको मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा फॉर एग्जांपल ये SID, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर C1 ही सिर्फ मैच करवाऊं
तो क्या होगा, एक ही देगा। C1 को अगर मैं C2 के साथ में मैच करवा दूंगा तब मेरे को पता चलेगा ना कि अगर ये दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं तो ही तो पता चलेगा ना कि दो कोर्सेज है उसके पास में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझा नहीं समझा? तो व्हाट आई विल डू, आई ट्राई टू राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, ठीक है? T2 एनरोल, T1 एनरोल, रीनेम कर दिया, ठीक है? एंड कंडीशंस, कंडीशन इज T1.sid it should be equals to T2.sid and T1.cid should not be equals to T2.cid. T1.sid निकाल दिया यहां से। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे S1 और S2 तो आ जाएगा, S3 के साथ में मैच होगा, T1.sid is equals to T2.sid, फिर C3 के साथ में क्या होना चाहिए, ये इक्वल आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें नॉट इक्वल चाहिए, सो इसको एलिमिनेट कर देगा। मतलब ये मैच करवा के ये डिफरेंट आना चाहिए तो ही तो दो कोर्स का पता चलेगा, कम से कम दो कोर्सेज का पता चलेगा। समझ में आ नहीं समझ में? सो दिस इज अ क्वेरी व्हिच विल गिव मी एटलीस्ट टू कंडीशन, प्लीज लेट मी नो दैट समझ में आ नहीं समझ में? इज इट क्लियर? समझा नहीं समझा? बताओ फटाफट। समझ गया? मैं कहीं गया नहीं हूं, समझो, पहले इसको समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट 3 के लिए 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। रिपीट करना है, रिपीट मैं ऐसे करूंगा फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। S1 ने C1 का कोर्स लिया है, S1 ने C2 का कोर्स लिया है, S1 ने C3 का कोर्स लिया है, S2 ने C1 का कोर्स लिया है, S2 ने C2 का कोर्स लिया है और S3 ने सिर्फ C3 का कोर्स लिया है, ठीक है? तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट टू कोर्सेस, एटलीस्ट टू कोर्सेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है? एटलीस्ट टू कोर्सेस मतलब SID ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in, okay, enrolled in at least 2 courses। कहने का मतलब है मैं यहां पे दो टेबल बना रहा हूं, ठीक है? दो टेबल बना रहा हूं, एक SID है और एक CID है। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, इनको मैं इक्वल कर दे रहा हूं, इसको, इस टेबल का नाम T1 है, इस टेबल का नाम T2 है, और इनको जो है वो नॉट इक्वल कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि T1.SID it is equals to T2.SID से पहले तो ये पता चलेगा, ये इक्वल करने में पता चलेगा कि भाई सेम स्टूडेंट है, ठीक है? इससे पता चलेगा कि सेम स्टूडेंट, ठीक है, सेम स्टूडेंट है, इससे पता चला डिफरेंट कोर्सेस हैं, ठीक है? सेम स्टूडेंट ने डिफरेंट कोर्स लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर एग्जांपल अगर S1 C1 है, ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल ये S1 C1, S1 C2, S1 C3, S1 C1, S1 C2, S1 C3, तब मैं क्या करूंगा, ये आपका मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या है, डिफरेंट होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, बट C1 C2 के साथ में ये वाला आ जाएगा, C1 C3 के साथ में ये वाला आ जाएगा, तब मुझे ये कंडीशन बताएगा कि हाँ इसने कम से कम दो कोर्सेस लिए हैं। यस भाई, आर्यन भाई रुक जाओ, एग्जैक्टली 3 ये सब वो सब बाद में बताऊंगा, पहले अभी जो पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट 2 वाला पढ़ लो, ठीक है? अरे पहले एटलीस्ट 2 का मेरे को क्लियर करने दो यार। तो इसकी क्वेरी क्या आएगी, इसकी क्वेरी यही आएगी कि ये एनरोलमेंट है, इस एनरोलमेंट को मैंने रीनेम किया T1 के साथ में, ज्वाइन की कंडीशन लगाई, ठीक है, T2 है, T2 के साथ में T1 एनरोल को मैंने रीनेम किया, इस पूरे टेबल को रीनेम कर रहा हूं, उसके बाद में कंडीशन लगाया T1.SID इट शुड बी इक्वल्स टू T2.SID एंड एट द सेम टाइम T1.CID शुड नॉट बी सेम एज T2.CID। उसके बाद में आई विल डू द प्रोजेक्शन ऑफ, या तो T1 कर लो या तो T2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T1.SID।
एक टेबल को भी रीनेम कर सकते हो, दो टेबल को भी रीनेम कर सकते हो, वो तो बात की बात है आदर्श, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। सर इसको नहीं रीनेम करूँ, उसके साथ में सिर्फ एस आई डी इट इज इक्वल टू टी वन डॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक टेबल को रीनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे टेबल को भी रीनेम कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है, अब अगर मैं एटलीस्ट 3 के लिए जाऊंगा तो एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो एक टेबल हो गया, दूसरा टेबल हो गया, ठीक है, फिर तीसरा टेबल हो गया। लेट्स कंसीडर दिस इज T1, लेट्स कंसीडर दिस इज T2, लेट्स कंसीडर दिस इज T3। ये आपका SID, ये आपका CID, ये आपका SID, ये आपका CID, ये आपका SID, ये आपका CID फॉर एटलीस्ट 3, फॉर एटलीस्ट 3। रिट्रीव द, ध्यान से सुनना, ट्राई करोगे खुद से एक बार ट्राई करना जरा, रिट्रीव SID of those students who enrolled in at least 3 courses, for example S1 C1 S1 C2 S1 C3 S1 C1 S1 C2 S1 C3 S1 C1 S1 C2 S1 C3। क्या करूंगा मैं? What I'll do, I will do the cross product, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन से भी कर सकते हो, बट क्रॉस प्रोडक्ट विल बिकम वेरी सिंपल। क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, ध्यान से देखना, T1.SID it should be equals to T2.SID and T2.SID it should be equals to T3.SID। ये मुझे क्या बताएगा? T1.SID it is equals to T2.SID, ये मुझे बताएगा कि वो सेम स्टूडेंट है, ठीक है, ये मुझे बताएगा कि वो सेम स्टूडेंट है। एंड T1.CID should not be equals to T2.CID, first condition, and T2.CID should not be equals to T3.CID, second condition, and T1.CID should not be equals to T3.CID. Now it will make sense, and now you can remove it. This will give me at least 3 condition। टफ लगेगा तो बताना। जैसे इसने इसके साथ में मैच किया, ठीक है, देखो इसने इसके साथ में मैच किया, अब C1 और C2 डिफरेंट है, ठीक है, C1 और C2 डिफरेंट है, तो ये दो एटलीस्ट 2 का कंडीशन लेगा, एंड C1 एंड C3 आर डिफरेंट, एंड C1 एंड C3 शुड बी डिफरेंट। तब ये बोलेगा अच्छा C1 हो गया, C1 C2 शुड बी डिफरेंट, C2 एंड C3 शुड बी डिफरेंट, एंड C3 एंड C1 शुड बी डिफरेंट। नहीं तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है C2 C3 डिफरेंट होगा और C3 C2 डिफरेंट होगा, लेकिन C2 और C2 सेम हो सकता है। इसीलिए ये 3 कंडीशन है, समझ में आया ये चीज? ये 3 कंडीशन क्यों लिया हूं मैं 3 कंडीशन इसलिए लिया हूं कि C1 C2 डिफरेंट, C2 C3 डिफरेंट, 3 कोर्सेस आ गए, और C3 C1 के साथ में भी डिफरेंट होगा। अगर ये 3 कंडीशन नहीं लोगे तो ऐसा हो सकता है C2 इज नॉट सेम एज C3, C3 इज नॉट सेम एज C2, बट C2 एंड C2 आर सेम। तो एक्चुअली ये तो 2 ही कोर्सेस दिए ना मेरे को, समझा मैं? यार नेचुरल ज्वाइन से भी कर सकते हो, बट मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया सो दैट यू विल गेट ऑल द पॉसिबिलिटीज, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सब एक ही लाइन में होगा, एक ही कंडीशन में होगा, एक ही टाइम पे ये चीज होगी। अच्छा, इक्वालिटी में 3 कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, A it is equals to B, B it is equals to C, logically A it is equals to C, so it does not matter even if you write it, or if even अगर मैं आगे लिख भी दूं कि T1.SID it is equals to T2.SID, T2.SID it is equals to T3.SID, और even if I will write T1.SID it is equals to T3.SID, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर बराबर में क्या होता है, A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C हो जाएगा, समझे? तो इसका कोई लिखने का सेंस नहीं बनता है, लेकिन इसका लिखने का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि C2 does not equals to C3, C3 does not equals to C2, but C2 and C2 can be same। तो ये तो मेरे को 2 ही कोर्स दे रहा है ना, मेरे को 3 कोर्स चाहिए, इसलिए ये इसका डिफरेंट होना चाहिए, ये भी इसका डिफरेंट होना चाहिए, ये भी इसका डिफरेंट होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द 3 कंडीशंस यू हैव।
भाई मैंने आप लोगों को ज्वाइन पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट और ये यहाँ पर जो कंडीशन लगाते हो ज्वाइन के बाद में भी आप यही कंडीशन लगा सकते हो, तो इसमें और इसमें फर्क नहीं है। मैंने इससे बताया है आप क्रॉस प्रोडक्ट हटा के ज्वाइन कर दो, बट वो ब्रैकेटिंग यूज करनी पड़ेगी प्रॉपरली, पैरेंथेसिस ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट से करो, इजी हो जाएगा ये। समझ गए? हाँ, क्रॉस में भी 2 लगा सकते हो। देखिए 2 बार 5 कहां लिखा है मैंने यार, ये T1 है ब्रो, दिस इज T1, T1.sid। समझ में आ गया? नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं है, बस इतना ही होगा। आप क्रॉस 3 टेबल वाला क्रॉस प्रोडक्ट से करो, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ 0 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2, तो ये आएगा। इसको हम लोग एटलीस्ट 2 बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एटमोस्ट 2 बोलते हैं, यही होता है, ठीक है? ये एटलीस्ट 2 ये होता है कम से कम 2, मतलब 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 4 कोर्सेज। बेसिक मैथमेटिक्स बताना जरा, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2, मतलब या तो 2 3 4 5। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा? यही होगा। अगर मैं क्वेरीज में ऐसे लिखूं कि रिट्रीव द, ठीक है, रिट्रीव SID of those students who enrolled in at most 2 courses, at most 2 courses, तो क्या आएगा आपका? क्या था ये at most? अभी मैंने क्या पढ़ा था? at most 2, at most 2 courses, total minus at least, यही होगा। at most 2 courses मतलब total IDs, ठीक है, minus student IDs of those who are enrolled in at least 3 courses, यही होगा ना? अरे एटमोस्ट 0 1 2 3 4 5, ये वाली कंडीशन आपकी एटलीस्ट 3 की है, ये वाली कंडीशन आपकी एटमोस्ट 2 की है, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 3। अगर ये टोटल में से, ध्यान से देखना, अगर टोटल में से ये वाली माइनस कर दो तो मेरे को एटमोस्ट 2 आ जाएगा। समझा नहीं समझा? एटलीस्ट 2 आएगा या एटलीस्ट 3 आएगा? एटलीस्ट 3 आएगा ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार ये भाई, फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथ्स, ताकि थोड़ी सी शर्म आए आप लोगों को, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 10, वैल्यू ऑफ x इज एटलीस्ट 3, इसका मतलब होता है कम से कम 3, मतलब 3 4 5 6। अगर टोटल माइनस एटलीस्ट 3 किया, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा? ठीक है, टोटल माइनस 3 4 5 6 7 और 10, तो आंसर में आएगा 0 1 2। इसका मतलब होता है ये एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो अब अगर मैं ये लिखूं टोटल SIDs, मतलब अगर मुझे ये चाहिए तो मैं लिखूंगा टोटल SIDs माइनस SIDs ऑफ दोज हु आर एनरोल्ड इन एटलीस्ट 3 कोर्सेज। एटलीस्ट 3 कोर्सेज की क्वेरी ये है, इसको मैं क्वेरी नंबर क्वेरी 2 दे देता हूं। ये आपकी क्वेरी 1 है, क्वेरी 1 है कितने की? एटलीस्ट 2 की है। क्वेरी 2 है
एटलीस्ट 3 के। तो टोटल SID of enroll minus query 2, this will be your answer. हाँ ठीक है, बस बंद कर रहा हूँ। हाँ बंद कर रहा हूँ बस। एटमोस्ट 1 में टोटल माइनस एटलीस्ट 2 माइनस कर लेना। ठीक है, चलो बाकी का आप लोग ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हो, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये क्वेरी समझ में आई होगी, और मैंने ऑलमोस्ट क्वेरीज सारे टाइप्स के पढ़ा दिए हैं। कल इसकी हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कल कोई लेक्चर नहीं होगा, कल कोई भी लेक्चर नहीं होगा, कल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ऑल टाइप की क्वेरीज की, जितना भी अब तक क्वेरीज में पढ़ा हूं सबकी कल प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कल आना।